हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड उसका एक टॉपिक आज हम रीड करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जिस भी पर्सन के पास गुड्स का टाइटल होता है या जो भी गुड्स का ओनर होता है वही उस गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर सेल कर सकता है। तो ये तो है जनरल रूल। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे केसेस रीड करेंगे जिसमें नॉन ओनर्स भी यहाँ पे गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं हम आज रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल रूल दिख रहा है, नोबडी कैन गिव वॉट ही हिमसेल्फ हैज़ नॉट गॉट। मतलब अगर किसी के पास में किसी गुड्स का टाइटल नहीं है तो वो उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इट मीन्स दैट नो सेलर कैन ट्रांसफ़र अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। तो कोई भी सेलर है अगर उसके पास में गुड टाइटल है किसी भी गुड्स का तो जो सामने वाला बायर होगा उसका भी टाइटल गुड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर का टाइटल भी यहाँ पे डिफेक्टिव होगा। कोई भी पर्सन अपने से बेटर टाइटल किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ एक्सेप्शंस रीड करेंगे। आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, मैंने एक तरफ इसमें लिखा है ओनर और दूसरी तरफ आपको बायर एंड सेलर दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सेल का जो अग्रीमेंट होता है उसमें बेसिकली टू पार्टीज होती है, बायर एंड सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलर होगा वो नॉर्मली ओनर ही होगा उन गुड्स का, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ओनर के अलावा कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे हम रीड करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है जिसमें वो सारे केसेस है जो हम रीड करने वाले हैं। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट है सेल बाय एस्टोपल। एस्टोपल से सेल का मतलब यही होता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी रीड किया था कि अगर कोई गुड्स का ओनर है, ठीक है, एंड उस ओनर की प्रेजेंस के अंदर कोई दूसरा बंदा किसी तीसरे बंदे को जो ओनर की गुड्स है वो सेल कर देता है एंड यहाँ पर जो ओनर है वो चुप रहता है, वो उसको कुछ नहीं बोलता, तो इट मीन्स उसने क्या किया, अथॉरिटी ट्रांसफ़र की है उसने सेल करने की। तो यहाँ पर जो दूसरा बंदा जिसने भी गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे बायर है उसका गुड टाइटल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो बायर है उसको गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके थ्रू आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई मिस्टर ए है, उसको अपना फ़ोन सेल करना था, ठीक है, एंड उसने अपने फ्रेंड बी को बोला कि मुझे अपना फ़ोन है वो सेल करना है। ठीक है, एंड उसी टाइम पे यहाँ पे सी की एंट्री होती है एंड सी बोलता है कि मुझे एक फ़ोन बाय करना है। तो यहाँ पर ए की प्रेजेंस के अंदर बी ए का जो फ़ोन है वो सी को सेल कर देता है। तो यहाँ पर सी का गुड टाइटल माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए है वो कुछ भी नहीं बोलता, बी जब उसका फ़ोन सेल कर रहा है तब, तो यहाँ पर सी का गुड टाइटल माना जाएगा। एंड कंडीशन ये है कि सी है वो यहाँ पे गुड फेथ में काम कर रहा है, मतलब उसको ये नहीं पता कि उसका एक्चुअल ओनर है वो ए है। एंड यहाँ पर इस केस के अंदर ए है, उसका फ़ोन सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो ए है वो किसी और को यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सेल बाय एस्टोपल का बस इतना ही मीनिंग होता है कि अगर किसी ओनर की प्रेजेंस के अंदर उसकी जो भी गुड्स हैं वो कोई दूसरा बंदा किसी तीसरे बंदे को सेल करता है एंड ओनर है वो चुप रहता है, उस केस के अंदर जो थर्ड बंदा होगा जिसने गुड्स को बाय किया है उसका यहाँ पे गुड टाइटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन 27। तो यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट है उसको ओनर ऑब्वियसली अथॉरिटी का ट्रांसफ़र करता है एंड जो मर्केंटाइल एजेंट है वो आगे सेल कर सकता है। यहाँ पे एजेंट के पास में उसकी पोजीशन होती है गुड्स की, लेकिन एक्चुअल ओनर जो होता है वो प्रिंसिपल ही होता है। तो यहाँ पे एजेंट है वो नॉन ओनर होगा, बट अगर उसने गुड्स का ट्रांसफ़र किया है थर्ड पर्सन को तो उस केस में यहाँ पे थर्ड पर्सन का गुड टाइटल माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 27 ये बोलता है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, बेसिकली इसी के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया था, आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है वो एजेंट को अपने गुड्स के अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है या पोजीशन हैंड ओवर करता है एंड उसको वो कंडीशन देता है कि नॉट सेल बिलो द 1000 रुपीज़। तो वो उसको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको 1000 से नीचे जो है ये गुड्स नहीं बेचनी है। ठीक है, लेकिन एजेंट क्या करता है, किसी बायर को अगर वो 900 में गुड्स सोल्ड कर देता है तो यहाँ पे बायर का टाइटल कैसा माना जाएगा,
तो सेक्शन 27 के अंदर कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, जिसमें क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले तो ये बोलता है एजेंट है हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो उसके पास भी जो भी प्रिंसिपल के गुड्स है उसका पोजीशन होना चाहिए, प्लस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। हमने रीड किया था डेफिनेशन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की किससे बोलते हैं, तो या तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए या फिर गुड्स की पोजीशन होनी चाहिए। और जो एजेंट है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यहाँ पे काम कर रहा है, एंड जो बायर है वो यहाँ पे गुड फेथ के अंदर काम कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर जो बायर का है गुड टाइटल माना जाएगा। यहाँ पर अगर उसने 900 में भी सेल किया है तो बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। अब बाकी के 100 रुपीज़ का क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो एजेंट से रिकवर करेगा 100 रुपीज़, जो उसने 100 रुपये कम में सेल किया है तो वो जो 100 रुपये है वो प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर करेगा। बायर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर है उसने गुड फेथ के अंदर काम किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है सेल बाय जॉइंट ओनर्स। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है O1 एंड O2। O1 का मतलब ओनर 1 एंड O2 का मतलब ओनर 2। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं और दोनों किसी मशीनरी के जॉइंट ओनर हैं, या फर्म नहीं तो और किसी केस में भी हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को दो लोगों ने मिलके बाय किया हो, तो हो सकता है कि वो जॉइंट ओनर हो। ठीक है, अब अगर जॉइंट ओनर्स हैं, अब दोनों में से किसी एक के पास में उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है। ठीक है, एंड जिसके पास में पोजीशन है वो जो दूसरी पार्टी है, अदर पार्टी जिसके पास पोजीशन नहीं है, उससे कंसेंट लेके अगर गुड्स को सोल्ड करता है तो वो तो जनरल केस हो गया, वहाँ पे कोई एक्सेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम किस केस की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे जॉइंट ओनर 1 एंड 2 दो ओनर्स थे एंड इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मतलब यहाँ पे ओनर 2 के पास में कोई प्रॉपर्टी थी एंड उसने ओनर 1 से पूछे बिना उसको सेल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा। तो बेसिकली वो केस हम इसके अंदर रीड करेंगे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि बायर है अगर उसने गुड फेथ में काम किया है तो उस केस के अंदर यहाँ पर बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। तो इसके कुछ कंडीशंस है इस सेक्शंस की। सबसे पहले जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरा बोलता है एनी वन जॉइंट ओनर इज इन सोल पोजीशन, तो किसी एक ओनर के पास में उसका पोजीशन होना चाहिए। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट ओनर्स है वो दो ही लोग हो, दो से ज़्यादा लोग भी मिलके किसी भी प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये क्या बोलता है, द बायर मस्ट बी एक्ट इन गुड फेथ। तो ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। आपको ये चार्ट दिख रहा है ओनर 1 एंड ओनर 2, अगर इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो नो प्रॉब्लम, उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ़ लैकिंग ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बायर मस्ट एक्ट इन द गुड फेथ, देन उस केस के अंदर बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन के जितने भी पॉइंट हम रीड करेंगे उसमें अगर बायर ने गुड फेथ में काम किया है तो उस केस के अंदर बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 29। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रीड किया था कि जो एक पार्टी के ऑप्शन पे वॉइड हो सकता है या फिर वैलिड हो सकता है, जिसमें फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब पॉइंट हमने रीड किए थे। तो यहाँ पर उस केस की बात हो रही है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पहले हम एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है कि अगर बी है, उसकी कोई प्रॉपर्टी ए ने क्या किया, फ्रॉड से पोजीशन में ले ली एंड उसने क्या किया, सी को उसे सेल कर दिया, तो उस केस में यहाँ पे सी का टाइटल कैसा होगा। तो ये क्या बोलता है, यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी कौन सी होगी, बी होगी। ठीक है, बी यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी हो गया। अग्रीव्ड पार्टी किसको बोलते हैं, ये भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रीड किया था। ठीक है, तो अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे वो उसको डिनाई भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर उसको वैलिड भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये क्या ये पॉइंट बेसिकली ये बोलता है कि यहाँ पर अगर बी है, ठीक है, वो अगर उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का वॉइड हो जाएगा एंड सी का यहाँ पर गुड टाइटल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करा देता है तो उस केस के अंदर दोनों का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी का वो वैलिड होगा एंड यहाँ पर सी का गुड टाइटल होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जो अगर किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब या तो फ्रॉड से या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन,
मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मिस्टेक, इन सब से हुआ है, तो उस केस के अंदर जो अग्रीड पार्टी होगी उसके ऑप्शन पे वो वैलिड या वॉइड हो सकता है। अगर अग्रीड पार्टी उसको वैलिड करवा देती है तो उस केस में ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो जाएगा एंड सी का जो है वो गुड टाइटल होगा। लेकिन यहाँ पर भी वो कंडीशन तो सब जगह है कि यहाँ पर जो सी है उसने गुड फेथ में काम किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अग्रीड पार्टी जो कि यहाँ पे बी है वो उसको इनवैलिड या फिर वॉइड करवा देता है तो उस केस के अंदर यहाँ पर सी का गुड टाइटल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है सेल बाय सेलर इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या बोलता है आपको ये भी एग्जांपल से ही समझ में आएगा, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर हर एक पॉइंट के बाद एग्जांपल लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से इसका प्रोविजंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई सेलर है एंड बायर है, तो बायर सेलर ने क्या किया, बायर को यहाँ पर गुड्स सोल्ड कर दी। यहाँ पर अग्रीमेंट टू सेल नहीं है, सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर बायर है वो ओनर है, लेकिन उसने क्या बोला कि मैं अभी गुड्स के डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी 5 डेज आफ्टर इसके डिलीवरी लूँगा, ठीक है। आप अपने पास में रखो एक बार। तो पोजीशन में किसके होगी, गुड्स सेलर की, ठीक है। तो सेलर की पोजीशन में गुड्स है लेकिन उसका ओनर कौन है, बायर है, ठीक है। अब यहाँ पर केस ये है कि यहाँ पर जो सेलर है वो किसी न्यू बायर को यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर सकता है क्या। तो हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि सेल का अगर केस है तो जो सेलर है वो किसी और को रीसेल नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट्स अराइज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू बायर बिकम्स द ओनर इफ़ द सेलर इज़ इन पोजीशन ऑफ द एजेंट। ये क्या बोल रहा है, बेसिकली जो बायर है वो अपनी गुड्स का पोजीशन एक बार के लिए सेलर को हैंड ओवर कर सकता है एज अ एजेंट या फिर एज अ बेली, ठीक है। एज अ एजेंट कब करेगा कि मान लो बायर ने क्या किया, अपनी गुड्स का एजेंट अपॉइंट कर दिया सेलर को कि तुम्हारी पोजीशन में है और तुम आगे रीसेल कर सकते हो। तो उस केस में तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो न्यू बायर होगा वो यहाँ पर इसका ओनर बन जाएगा। लेकिन अगर उसने एज अ बेली रखा है तो उस केस में यहाँ पर न्यू बायर को उसका टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या बोलता है, सेलर मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड विद द कंसेंट ऑफ द बायर। तो सेलर के पास में गुड्स होनी चाहिए बायर की कंसेंट से एंड न्यू बायर मस्ट नॉट हैव नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल। और न्यू बायर है उसको गुड फेथ में काम करना चाहिए, उसको प्रीवियस सेल का कोई भी नोटिस नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए और एज अ बेली उसके पास में गुड्स होनी चाहिए। उस केस में यहाँ पर न्यू बायर है वो बेली नहीं, एज अ एजेंट होनी चाहिए। तो उस केस में न्यू बायर है वो उसका ओनर बन जाएगा। लेकिन अगर एज अ बेली उसने सामान रखा है अपना बायर ने सेलर के पास में तो यहाँ पर जो न्यू बायर होगा वो उसका ओनर नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका बोलता है बायर इज़ इन द पोजीशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई लॉ बुक हाउस है, वहाँ से मुझे एक लॉ की बुक है, उन्होंने क्या किया, सेंट ऑन अप्रूवल पे भेजी, मतलब आपको पसंद आए तो रख लेना या फिर वापस रिटर्न कर देना। तो यहाँ पर जो सेलर होगा यानी कि जो लॉ बुक हाउस है उसका जो भी ओनर होगा उसने क्या किया, बायर को यहाँ पे सेंट ऑन अप्रूवल लॉ की बुक्स भेजी एंड बायर के पास उसका पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या न्यू बायर को सेल कर सकता है क्या, तो यहाँ पर उसको विद द परमिशन ऑफ सेलर अगर वो न्यू बायर को सेल करता है तो उस केस के अंदर न्यू बायर को यहाँ पे गुड टाइटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि न्यू बायर का जो है गुड फेथ में काम करना चाहिए और जो बायर है जिसके पास में पोजीशन है गुड्स का उसने विद द परमिशन ऑफ सेलर है वो रीसेल किया है, तो उस केस के अंदर जो न्यू बायर है उसका गुड टाइटल यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर, रिसीवर और असाइनी, ठीक है। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया या फिर कंपनी है वो लिक्विडेशन में चली गई देन उस केस के अंदर जो कोर्ट है वो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो जो ऑफिशियल असाइनी है उसके पास में जो भी असेट और लाइबिलिटी है उसके रिगार्डिंग जो भी इंसॉल्वेंट पर्सन है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जो ऑफिशियल रिसीवर है वो किसी और थर्ड पर्सन को यहाँ पे गुड सेल कर सकता है, इवन तो वो उसका ओनर नहीं है फिर भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट ओनर है, अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है ऑफिशियल असाइनी तो वो किसी थर्ड पर्सन को उसकी जो गुड्स है वो सेल आउट कर सकता है इवन इफ वो नॉन ओनर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल बाय द फाइंडर ऑफ द गुड्स। तो ये पॉइंट भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रीड किया था कि अगर कोई लॉस्ट गुड्स है मतलब किसी का कोई सामान खो गया है तो जो फाइंडर होगा
उसका क्या यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस होती है कि सबसे पहले तो वो क्या करेगा, एक्चुअल ऑनर को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर उसको एक्चुअल ऑनर नहीं मिलता है तो वो उन गुड्स को सोल्ड कर सकता है, और अगर उसने उस केस में गुड्स को सोल्ड कर दिया तो उसका जो भी बायर होगा उसके पास में उसका गुड टाइटल होगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, ओनर है यहाँ पे, उसकी गुड्स मान लो यहाँ पे खो गई एंड फाइंडर को वो मिल गई, तो फाइंडर कैन सेल फॉर एनी ऑफ द बिलो 4 रीजन्स। तो फाइंडर ऐसे ही सेल नहीं कर सकता, उसको अगर यहाँ पे 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सेल कर सकता है उन गुड्स को, और यहाँ पर जो भी बायर होगा उन गुड्स का उसका यहाँ पे गुड टाइटल होगा। अब ये 4 कंडीशंस और सिचुएशंस कौन कौन सी है हम रीड करते हैं। फर्स्ट ये बोलता है, इफ़ द ओनर, एक सेकेंड, इफ़ द ओनर कांट बी विद द कांट फाइंड with the reasonable diligence be found, can't be with the reasonable, sorry, if the owner can't be with reasonable diligence be found। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने फाइंडर ने क्या किया कि उसके एक्चुअल ओनर को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। ठीक है, तो उस केस में वो गुड्स को सोल्ड कर सकता है, और इस केस में बायर का यहाँ पे गुड टाइटल होगा। सेकेंड पॉइंट ये क्या बोलता है, इफ़ फाउंड, अगर उसको मिल गया बट ही रिफ्यूजेज टू पे द लॉफुल चार्जेस टू द फाइंडर। मतलब क्या है कि ओनर तो उसको मिल गया एक्चुअल गुड्स का, लेकिन फाइंडर को जो फाइंडर है उसने एक्चुअल ओनर को ढूंढने के अंदर जो भी खर्चा या एक्सपेंसेस किए, मतलब हो सकता है उसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया हो या XYZ, उसको जो भी ढूंढने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए, तो वो जो एक्चुअल ओनर है उसको पे करने चाहिए, उसकी ये ड्यूटी बनती है। लेकिन अगर वो लॉफुल चार्जेस जो उसके लगे हैं उसको ढूंढने में फाइंडर को, अगर वो देने से मना कर देता है तो फाइंडर उसकी गुड्स को सोल्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ़ गुड्स आर पेरिशेबल और ऑफ लॉसिंग ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू। ठीक है, तो मान लो अगर गुड्स पेरिशेबल गुड्स है, मतलब ख़राब होने वाली है, फ्रूट है, मीट है, मिल्क है, या अदर कोई भी गुड्स जो ख़राब हो जाएगी टाइम के साथ में, या फिर उसकी ग्रेटर वैल्यू लॉस हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू है उसका ग्रेटर पार्ट लॉस हो जाएगा, तो उस केस में जो फाइंडर है उन गुड्स को सोल्ड कर सकता है। अब क्या होगा, अगर उसका एक्चुअल ओनर मिल गया, उसने ढूंढा और उसको मिल गया एक्चुअल ओनर, तो जो उसको बेचने से जो भी अमाउंट आई थी वो अमाउंट उस एक्चुअल ओनर को पे कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, 2/3 ऑफ द गुड्स वैल्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑफ फाइंडर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मान लो अगर जो गुड्स जितनी वैल्यू की है उसका 2/3 पार्ट एक्सपेंसेस लग गए फाइंडर को, किस चीज़ के, उसके एक्चुअल ओनर को ढूंढने में 2/3 एक्सपेंसेस हो गए, तो उस केस के अंदर यहाँ पर वो उसकी, अब वो फर्दर एक्सपेंसेस नहीं करेगा उसको ढूंढने के लिए, अब वो उसकी गुड्स को बेच सकता है, और जिसको भी बेचेगा वो उसका यहाँ पे गुड टाइटल होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेसिकली आज हमने बस इतना ही रीड किया है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे नॉन ओनर्स गुड्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको अपने मॉड्यूल से रीड करोगे एक एक लाइन। वैसे तो मैंने सारा कुछ कवर कर लिया इसमें, फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।